हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है वह है क्लास 7th के लिए सीबीएसई की नई किताब मल्हार से तीसरा चैप्टर आज पढ़ाया जाएगा, जिसका शीर्षक है फूल और कांटा। फूल और कांटा एक कविता है जिसका सरल अर्थ व्याख्या सहित मैं आपको कराने जा रही हूँ। इस वीडियो में आपको कविता की समरी मिलेगी, पूरी तरह से व्याख्या मिलेगी, हर शब्द का अर्थ बताया जाएगा। तो क्लास में बने रहिएगा, क्लास को बंक मत कीजिएगा, लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर आप क्लास बंक करते हैं तो कोई ना कोई लाइन का अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आपको टेस्ट में या एग्जाम में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। अगर आप क्लास को पूरा अटेंड करते हैं तो फूल और कांटा कविता का सरलार्थ आपको वर्ड टू वर्ड रट जाएगा और आप इसके किसी भी प्रश्नों का उत्तर खुद से लिख पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम फूल और कांटा। इससे पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए, जिससे क्लास 7th के सारे बच्चों की अटेंडेंस मेरे पास पहुंच जाए। मैं जान जाऊंगी कौन कौन बच्चा मेरी क्लास में पढ़ रहा है और खुश है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। जो बच्चा प्यारा सा कमेंट छोड़ेगा उसका नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। फूल और कांटा कविता लिखी किसने? सबसे पहले हमें इसके कवि का नाम पता होना चाहिए। क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका वो होता है सप्रसंग व्याख्या। आप लोगों को कविता की कुछ पंक्तियां दी होती हैं, जैसे यहाँ पर ये है जन्म लेता, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक मेह उन पर बरसता एक सा, ये पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको प्रसंग लिखने के 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो आपको अपनी किताब का नाम पता होना चाहिए। तो आपकी किताब का नाम क्या है? हाँ जी, मल्हार। यस, आपकी किताब का नाम है मल्हार। और दूसरा, आपकी किताब मल्हार में से ये कौन से कविता की व्याख्या कर रहे हैं हम? फूल और कांटा। कविता का शीर्षक क्या है? फूल और कांटा। शीर्षक अगर लिखना नहीं आता तो आप नाम लिख सकते हैं। कविता का नाम है फूल और कांटा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, लिखी किसने है कविता? कविता लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम है। उपनाम यानी कि जैसे हम घर में चुन्नू मुन्नू रिक्की टिक्की रख लेते हैं ना अपने बच्चों का नाम, तो इन्होंने भी अपना एक निक नाम रखा हुआ है जो है हरि ओध। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखी हुई कविता है फूल और कांटा। ये 3 चीजें आपको प्रसंग में लिखनी पड़ती है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में से फूल और कांटा नामक कविता में से ली गई हैं। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्होंने इस कविता में हमें फूल और कांटा का उदाहरण देकर ये समझाया है कि अच्छे स्वभाव वाले और बुरे स्वभाव वाले व्यक्तियों में क्या अंतर होता है, वे दोनों कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। ये बनेगा इस कविता का प्रसंग। चाहे कोई भी पंक्ति आपसे पूछ ली जाए, प्रसंग आप यही लिख करके आएंगे। अब हम शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। अच्छा, अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक और कविता आपने बचपन में जब आप छोटे थे ना, चुन्नू मुन्नू थे, तब आपने एक कविता पढ़ी होगी, उठो लाल आंखें खोलो पानी लाई हूं मुंह धो लो, है ना? बढ़िया सी कविता, आपको याद है अपने बचपन की? अभी तक इन्होंने ही लिखी थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। उन्हीं की ये दूसरी कविता फूल और कांटा आपकी क्लास 7th में है। हालांकि मैं इस कविता को हमने 4th में पढ़ाया, 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में। फूल और कांटा कविता ऐसी कि हर क्लास में ये कविता आ जाती है। तो आपको इस बार 7th में दी हुई है फूल और कांटा। हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सारी व्याख्या आपको आराम से समझ में आ जाएगी, बड़े प्रेम से और बड़े ध्यान से। हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। किसको भाई? फूल और कांटा को। कहाँ जन्म लेते हैं वो? एक ही जगह पर, है ना? फूल भी होता है और कांटा भी होता है, एक ही पेड़ पर होते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण इसका क्या है? गुलाब का फूल, है ना? गुलाब के फूल में बहुत सारे कांटे होते हैं, एक ही पौधे में तो लग रहे हैं, फूल भी लग रहा है, कांटा भी लग रहा है। तो इसलिए कवि कहता है कि हैं जन्म लेते एक ही जगह में, एक ही जगह पे दोनों जन्म लेते हैं, फूल भी और कांटा भी। एक ही पौधा उन्हें है पालता, और एक ही पौधे पे उगे हैं दोनों, तो एक ही पौधा उनको पाल रहा है।
रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। और रात में जब आसमान पर चांद चमकता है तो वो चांद अपनी बराबर रोशनी, एक जैसी रोशनी फूल पर भी डालता है और कांटे पर भी डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह का अर्थ है वर्षा, बारिश। जब बारिश होती है तो एक जैसी पड़ती है ना फूल और कांटे के ऊपर, अलग अलग तो नहीं पड़ती। इन पंक्तियों से कवि ये कहना चाहता है कि अच्छे किस्म के लोग यानी फूल, बुरे किस्म के लोग यानी कांटा, जो सबको परेशान करते रहते हैं, बुरे लोग होते हैं ना इस दुनिया में, दोनों के दोनों एक ही परिवार में जन्म लेते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक घर के दो बेटे हैं, एक फूल है और एक कांटा है। अब उनको एक ही माँ बाप पालते हैं, एक जैसा खाना देते हैं, एक जैसी परवरिश देते हैं, सब कुछ उनको एक बराबर मिलता है। जैसे फूल और कांटा एक ही पौधे पर उगते हैं और पौधा उन्हें उतने ही प्रेम से पालता है। चांद भी उन पर एक जैसी रोशनी डालता है और वर्षा भी उन पर एक जैसा पानी डालती है। आगे है, एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो कवि कह रहे हैं कि फूल और कांटे पर हवा भी एक जैसी बहती है हमेशा। जब भी हवा चल रही है तो हवा फर्क तो करेगी नहीं कि ये फूल है इस पे ज्यादा लगूं मैं और ये कांटा है तो इस पे मैं ना जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब हवा बहती है तो फूल और कांटा दोनों को एक जैसी हवा मिलती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा हमें ये दिखाता है कि ढंग उनके एक से होते नहीं। फूल और कांटे के जो ढंग है, रंग ढंग है उनके, उनका स्वभाव है, वो एक जैसा कभी नहीं होता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां। कांटा क्या करता है? कांटा किसी की उंगलियों में छेद कर देता है। अगर आप फूल तोड़ने के लिए जाइए, पेड़ के पास नजदीक पहुंचिए तो आपकी उंगली में छेद कर देगा कांटा, छिल देगा उंगली को। फाड़ देता है किसी का वर बसन। वर बसन मतलब कपड़े। कांटा क्या करता है कि किसी के भी कपड़ों को वो फाड़ देता है या किसी की उंगलियों में छेद कर देता है। अगर एक पौधे पर फूल और कांटा दोनों उगे हुए हैं और हम फूल के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं तो फूल तो हमें कुछ नहीं कहेगा, बड़ा कोमल, बड़ा सुंदर सा अच्छा लगेगा वो तो हमारे मन को। लेकिन जैसे ही हम उसके पास जाते हैं, बगल में जो कांटा होता है वो हमारी उंगलियों में छेद कर देता है या फिर हमारे कपड़े फाड़ देता है। आगे है, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर। और क्या करता है कांटा? कांटा यह करता है कि जो तितलियां होती है ना, तितलियां हमेशा प्यार में डूबी रहती हैं। क्यों डूबी रहती हैं प्यार में? क्योंकि उनका स्वभाव है, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। तितलियों का मतलब है दूसरों को खुशी देना। तितलियां रंग बिरंगी होती हैं, जो भी उनको देखता है अच्छी लगती हैं। आप जब छोटे थे तितलियों को पकड़ते थे ना जा करके, तितलियां आपको अच्छी लगती थी तो आप जा करके तितलियों के पीछे उड़ते थे, उनको पकड़ते थे। तो क्या मिल रहा है आपको तितलियों से? प्यार ही तो मिल रहा है। अगर आपको तितलियों से नफरत मिलती तो आप उनके पीछे नहीं दौड़ते। तो यही लिखा है कवि ने कि प्यार डूबी तितलियों का पर कतर। प्यार में जो तितलियां डूबी रहती हैं उनका पर यानी पंख, तो उनके पर भी कतर, कतरना मतलब काटना, उनके पंख भी वो काट देता है। कौन? यस, कांटा। भौर का है बेंध देता श्यामतन। अब आपने एक भंवरा देखा है? जब पार्क में आप जाइए, किसी बगीचे में आप जाइए तो वहां पर एक तो आपको मिलेगी तितली, है ना, जो रंग बिरंगी होती है, जिसके बटरफ्लाई बोलते हैं जिसको, जिसमें बहुत कलर्स होते हैं। और एक मिलता है आपको, ये दिखा रखा है यहाँ पर आपको, ये मिलता है भंवरा। आपको ये है भंवरा, ये काले रंग का होता है और बगीचे में फूलों के आसपास ही मंडराता रहता है ये, और हमेशा करके आवाज इसकी आती रहती है। इसको कहते हैं भंवरा। श्याम यानी काला, तन यानी शरीर। तो जो भंवरे का काला शरीर है ना, पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, इसका जो शरीर है वो काले रंग का है, ये काले रंग का है भंवरा। तो भंवरे के काले शरीर को कांटा बेंध देता है। बेंध देना मतलब छेद कर देना, उसमें उसको बिल्कुल नुकसान पहुंचा देता है, बिल्कुल खराब कर देता है उसके शरीर को। आगे है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। अब फूल क्या करते हैं? कांटे की तो बात हमने बहुत कर ली कि कांटा क्या करता है, लेकिन इसके विपरीत फूल क्या करते हैं? तितलियों को अपनी गोद में बिठाते हैं। कांटा क्या करता है? जो भी भंवरा उसके पास आएगा उसको बेंध देगा, उसके शरीर को चीर देगा
और फूल क्या करता है, जो भी तितलियां उसके पास आती हैं उनको अपनी गोद में बिठाता है, बड़े प्रेम से फूल उनको अपने पास बिठा लेता है। भौर को अपना अनूठा रस पिला, और भंवरे को अपना अनूठा अनोखा अलग किस्म का रस पिलाता है। जो फूल होता है, भंवरा जब उसके पास आता है तो फूल उसे भी अपना रस ऑफर करता है, जैसे तितली को पिलाता है वैसे भंवरे को भी पिलाता है। कोई फर्क नहीं करता तितली और भंवरे में। निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। अब क्या कर रहा है फूल कि अपनी सुगंध से, फूल क्या करता है अपनी सुगंध से, निज सुगंधों, और किससे, निराले ढंग से। फूल का ढंग निराला होता है, हर फूल अपनी तरह का है, अलग तरह का है। तो निज सुगंधों और निराले ढंग से, अपनी, निज मतलब अपनी, सुगंध मतलब खुशबू, अपनी सुगंध से, अपनी खुशबू से और अपने अलग प्रकार के ढंग से हमेशा फूल सबके दिल की कली को, दिल रूपी कली को, यानी कि सबके मन को खुश कर देता है, खिला देता है सबके मन को। तो फूल क्या करता है, अपने अनोखे कामों से, अपने अनोखे रंग से, अपने अनोखी खुशबू से सबके मन को खुश कर देता है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है कवि ने। कवि लिखते हैं आगे कि है खटकता एक सबकी आंख में। अब दो की बात हो रही है, किस किस की बात हो रही है यहाँ, दो की। एक तो बात हो रही है फूल की और दूसरी बात हो रही है कांटे की, है ना। एक फूल की और एक कांटे की, दो की बात यहाँ पर चल रही है। तो कवि कह रहा है खटकता एक सबकी आंख में। एक तो सबकी आंखों में खटकता है कि ये नहीं होता तो अच्छा होता, क्या गंदा सा कांटा यहाँ पर लगा है, हमारा हाथ चीर दिया, हमारे कपड़े फाड़ दिए, तो किसी को अच्छा नहीं लगता वो। लेकिन दूसरा है सोहता सुर शीश पर। दूसरा क्या करता है, सोहता है। सोहता मतलब सुंदर लगता है, सुंदरता को बढ़ाता है। किसकी सुंदरता को बढ़ाता है, सुर। सुर मतलब भगवान, और शीश, शीश मतलब सिर। भगवान के सिर पर चढ़ करके उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है, बड़ा सुंदर लगता है भगवान के सिर पर चढ़कर। कौन, फूल। एक तो सबकी आंखों में खटक रहा है, कांटा सबको खटक रहा है, सबको बुरा लग रहा है, लेकिन जो फूल है वो भगवान जी के सिर पर चढ़ करके और भी सुंदर लगता है। तो आगे कवि कहते हैं, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि ने लास्ट में आकर के हमें ये समझाया है कि अगर किसी व्यक्ति में बड़प्पन नहीं है, किसी व्यक्ति में गुण नहीं है, सारे अवगुण भरे हैं, किसी में कोई भी विशेषता नहीं है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो फिर उसके कुल यानी कि खानदान की बड़ाई, बड़ाई यानी तारीफ। अगर बहुत अच्छे खानदान में कोई पैदा हुआ है ऐसा बच्चा जिसके अपने अंदर कोई गुण नहीं है, तो फिर खानदान की जो वाहवाही है, खानदान की जो प्रशंसा है, खानदान की जो तारीफ है, खानदान का जो बड़ा नाम है, वो उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। उस बच्चे के अपने ही गुण, अपनी विशेषता होते हैं। यानी कि किसी भी बच्चे का स्वभाव अगर अच्छा है तो दुनिया में उसकी प्रशंसा होगी, और अगर किसी बच्चे का स्वभाव अच्छा नहीं है तो चाहे वो कितने बड़े खानदान का हो, लेकिन उसकी कोई प्रशंसा नहीं होगी। मतलब खानदान का नाम भी उसके काम नहीं आएगा अगर उसका अपना स्वभाव अच्छा नहीं है। तो ये थी कविता आपकी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, नीचे लिखा हुआ है नाम, जिस कवि ने इस कविता को लिखा है उसका नाम है यहाँ पर, ये आपको लिखना आना चाहिए। इस नाम के स्पेलिंग आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि प्रसंग में आपको यही स्पेलिंग लिखने पड़ते हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं प्रसंग के। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इसका उपनाम है हरिओध। तो सब बच्चों को समझ में आ गई कविता फूल और कांटा। फटाफट से एक बार मैं इसका रिवीजन में इसकी समरी आपको सुना देती हूँ। व्याख्या, विस्तृत व्याख्या अर्थ सहित मैंने आपके सामने कर दी। अब जल्दी से मैं इसका एक छोटा सा समरी आपको दे देती हूँ, ताकि अगर आप कहीं चूक गए हो तो आपको फिर से ये समझ में आ जाएगा। फूल और कांटा है जन्म लेते जगह में एक ही। फूल और कांटा दोनों एक ही जगह में जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता, और दोनों को एक ही पौधा पालता है। एक ही पौधे पर दोनों पैदा होते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता भी है। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में चांद भी उन पर एक जैसी रोशनी डालता है।
मेघ उन पर है बरसता एक सा और बारिश भी उन पर एक जैसी ही होती है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही और हवा भी उन पर एक जैसी ही बहती है। पर सदा ही ये दिखाता है हमें, लेकिन हमने हमेशा ये देखा है कि ढंग उनके एक से होते नहीं, उन दोनों के ढंग, उन दोनों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, एक तरफ तो कांटा किसी की भी उंगलियों में छेद कर देता है, फाड़ देता किसी का वरवसन और किसी के भी कपड़े फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर और प्यारी प्यारी तितलियों के पंखों को काट देता है। भौर का है बेंध देता श्याम तन और भंवरे के काले शरीर को घायल कर देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में और फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाते हैं। भौरे को अपना अनूठा रस पिला और भंवरे को अपना अनोखा रस पिलाते हैं। निसुगंधों और निराले ढंग से, अपनी खुशबू से और अपने अलग तरह के व्यवहार से है सदा देता कली जी की खिला। हमेशा ही दूसरे के लोगों के मन रूपी कली को, हृदय रूपी कली को खिला देता है खटकता एक सबकी आंख में। दोनों में से एक तो सबकी आंखों में खटकता है, दूसरा है सोहता सुर शीश पर और दूसरा भगवान के सिर के ऊपर सुंदर लगता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। आखिर में कवि कहते हैं कि अगर किसी में बड़प्पन की, गुणों की कमी है, किसी के स्वभाव में अच्छी बातें नहीं हैं, तो उसके खानदान का नाम उसके किसी काम नहीं आएगा। कितने ही बड़े खानदान में वो पैदा हो जाए, कितने ही बड़े परिवार में पैदा हो जाए, उनके पूर्वज चाहे कितना ही नाम कमाया हो दुनिया में, लेकिन अगर बच्चे के अंदर अपने गुण नहीं है तो वो उसके परिवार की जो प्रशंसा है, नाम है दुनिया में, वो उसके किसी काम नहीं आएगा। तो इसको लिखा है कविता को अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। मैंने दो बार आपको कविता का सरलार्थ, व्याख्या, पूरे अर्थ के साथ विस्तार से और अंत में संक्षेप में इसकी व्याख्या समझा दी है। अब आपको ये व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कोई कारण नहीं है कि आपको व्याख्या समझ में नहीं आ रही है। अब वीडियो के अंत में क्या करना है, आपको लाइक का बटन दबाना है अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है तो। वीडियो पे नए आए हैं, सब्सक्राइब जरूर 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 करके जाइएगा। 2 एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे एग्जाम में सब्सक्राइब करने के। इसके बाद आपको ये वीडियो शेयर करनी है अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ। 2 एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर शेयरिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बेल का आइकन आता है ना, उसको जरूर दबा देना है ताकि आपकी क्लास का वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है, क्योंकि मैम ने इतने प्यार से आपको 2 बार कविता का अर्थ कराया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। चाहे आप अपना नाम लिखिए, अपने स्कूल का नाम लिखिए, आप कौन से शहर से देख रहे हैं ये लिखिए, या आपने किस डेट को चैनल सब्सक्राइब किया वो लिखिए। कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अगली वीडियो में जरूर करूँगी। आपके अगले चैप्टर की जो वीडियो आएगी उसमें जरूर आपके नाम के साथ आपको रिप्लाई होगा। तब तक के लिए हम चलते हैं। टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.